नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आपके सामने और आज एक मुद्दे को लेकर आया हूं। मुद्दा है सरकार की कोरोना को रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, कोरोना की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, उसको लेकर के जो सरकार की नीतियां दोगली नहीं, तिगनी नहीं, चोगली है। मेरा कहूंगा एक चीज को एक जगह सही करते हैं, दूसरी चीज को उसी जगह गलत करते हैं। तो हम इसी चीज को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज उन्हीं सवालों के साथ हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय शर्मा जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं संजय जी। हमारे बीच में दिल्ली हाईकोर्ट की एडवोकेट रीटा पुनिया जी हैं। हमारे बीच में दूसरी एक बहुत क्रिमिनल लॉयर और बड़ी मशहूर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एडवोकेट मिसिज अब्रोल हैं। और एक बहुत ही जानी मानी मुखर सोशल एक्टिविस्ट रश्मि शर्मा है, वो भी एडवोकेट है। मैं आप सभी चारों मेहमानों का स्वागत करता हूं और सीधा संजय जी आपके पास आता हूं। ये जो सरकार कहती है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और गैदरिंग को लिमिटेड करिए, डेथ सेरेमनीज में 15 लोग जाइए, शादी में 20 लोग जाइए, ये इस तरह की जो रोज नई नई डायरेक्शंस आती हैं और लोगों का मानना यह है कि ये सिर्फ आम जनता के लिए है, ये बड़े नेताओं के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए, या जो भी कॉम्पिटेंट लोग इस तरह के हैं जो अपने आप को कुछ मानते हैं सरकार में, उनके लिए नहीं। आप क्या कहते हैं इसके बारे देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि इसमें दो बातें हैं जी। पहली जो चीजें हैं वो आप जो मैं समझ पाया हूँ आपकी बात, वो चुनावों से संबंधित है जी। तो आवश्यक प्रक्रिया है। हर एक विधानसभा का एक निश्चित टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है। अगर वो समय पर न किया जाए तो बहुत सारी चीजें वो गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। तो ये एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है जो सरकार को किसी न किसी तरह से करानी ही पड़ती है। दूसरी बात जो आपने कही कि आम जनता के लिए दूसरी गाइडलाइन होती है और सरकार अपने काम जो करने होते हैं उनके लिए वो दूसरे मापदंड अपनाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सरकार का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग की अपनी उन्होंने काफी गाइडलाइन तय करी हैं कि गैदरिंग कितनी रहे, किस तरह से बड़ी रैली ना हो, ज्यादातर वर्चुअल ही काम किया जाए, मतदान का काफी किया जाए। तो इस तरह से वहां भी उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में ये विचार आता है, उसके मन में ये धारणा बनती है कि जब सरकार की अपनी बारी आती है तो अपने सारे काम करा लेती है, उसके लिए कोई नियम कायदे नहीं होते। लेकिन जब वही काम आम आदमी के होते हैं तो वहां दुनिया भर की गाइडलाइन होती है। तो मेरा ये कहना है कि दोनों को, सरकार को बिल्कुल निश्चित रूप से ये भी देखना चाहिए कि जनता के भी, क्योंकि सरकार जो है रिदम से चलाई जाती है, इकबाल से चलाई जाती है। तो कहीं ये मैसेज न जाए जनता के बीच में कि सरकार के दोहरे मापदंड हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार का जो विश्वास है, सरकार का जो एक फेथ है आम लोगों के प्रति, वो कहीं ना कहीं डगमगाता है। तो ये सरकार को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, ये तो संजय जी जा रहा है, ये तो क्लियर हो रहा है। ये इसमें ये नहीं कि जाएगा, ये तो क्लियर हो रहा है। आपने दो बातें कही कि चुनाव प्रक्रिया एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसको करना ही पड़ेगा। मैं इसमें एक सवाल दागता हूँ और नंदिता से पूछूंगा। नंदिता, संजय जी ने कहा कि चुनाव फिक्स एक टाइम पर होना ही है। मैं सवाल ये करता हूँ कि अगर आज भारत पर कोई विदेशी अटैक हो जाए, चाइना, पाकिस्तान, XYZ कोई भी अटैक कर देता है, क्या भारत सरकार युद्ध से लड़ेगी, इमरजेंसी घोषित करेगी या चुनाव लड़ेगी? ठीक सीधा सवाल नंदिता मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीइंग अ लॉयर, आप बताइए। जी जी। पहली चीज, बीइंग अ लॉयर, अगर मैं लीगली बात करूं तो आप संजय जी कई कुछ हद तक सही बोले हैं, लेकिन आप थोड़ा डिप्लोमेट बोल गए। असलियत में ये है कि ये जो सरकार बनी हुई है फिलहाल की, इस सरकार को अपनी सीट से ज्यादा जिंदगी प्यारी नहीं है। अगर ये पेंडेमिक आया है और ये सबके लिए आया है, सारे देशों में आया है, सारे दुनिया में है, सारी दुनिया उससे लड़ रही है, अपने तरीके से उसको अच्छे से करने की कोशिश कर रही है। आज अगर हिंदुस्तान पे कोई अटैक हो जाता है तो आप क्या रैली निकालेंगे? क्या आप कोई
जा जाके भाषण देंगे? जहां पर 20 लोग शादी में नहीं आ सकते, वहां आप 2-2 हजार लोगों की रैलियां कर सकते हैं? तो 1-1 मेरे लाख हिसाब लोग, से 2-2 लाख लोग। 2-2 लाख लोग, मैं तो बहुत जी मिनिमम लेके चल रही हूँ। जी अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये अटैक से कम है जो इस वक्त हुआ हुआ है हमारे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के ऊपर। ये तो एग्जैक्टली। एक पूरी दुनिया के ऊपर एक अटैक हुआ हुआ है, वो भी चाहे वो किया गया या हो गया, अब तो चलो हम भुगत ही रहे हैं सारे। बट क्या ये लीगली, अगर मैं ये पूछूं कि आज अगर हमारे ऊपर कोई बम फेंकेगा, हमें सिर्फ तभी लगेगा कि हम मर रहे हैं? ये बम से कम है? जो हमारे पे पेंडेमिक हुआ हुआ है ये बम से कम नहीं है। जी आप शादी के टाइम पर, मरने के टाइम पे, जहां 4 लोग उठाने के लिए नहीं आते आज की डेट में, इस वजह से कि सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, जी वहां पर 2-2 लाख इंसान इकट्ठा हो जाता है एक रैली में। वो कैसे हो जाता है? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या लोग बुद्धिहीन है? और अगर उनको खुद का ही ख्याल नहीं है तो फिर किसी से कहना ही क्या? और गवर्नमेंट, मुझे बड़ा अचरज है ये बात सोच के, आज गवर्नमेंट हम सबके ऊपर एक लगाम लगाए बैठी है। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश भी कर रही है कि किसी तरीके से यहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो, यहाँ पे आप कम से कम लोगों को बुलाइए। शादी नहीं कर सकते, मरने पे जा नहीं सकते, समझ आती है। आप अगर देखें तो जगह जगह पे, आप छोड़िए, आप टीवी पे, मैं कपिल शर्मा जो शो देख रही थी परसों, उसके अंदर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो मुझे ये लगा कि क्या इन लोगों के लिए कोई चालान नहीं है जो टीवी पे एविडेंस के रूप में आ रहा है? जी ये टीवी पे एविडेंस के रूप में आ रहा है कि वहां किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया। मैं किसी शो के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कह रही हूं कि हर कोई अपना काम करे, पर सिर्फ जजेस ही सीट पे बैठ के और वकीलों को ना जाने से कोरोना रुक जाएगा? एग्जैक्टली। मैं हम आता लोग हूँ। ही सिर्फ नंदिता कर रहे हैं। नंदिता ने बहुत सही सवाल उठाया। रीटा, रीटा देखो, कोर्ट कचहरी के काम बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। और एक और बड़ी हास्यास्पद बात है संजय जी, आपका भी ध्यान चाहूंगा कि अगर मैं या आप अपनी कार में शीशे चढ़ाने के बावजूद भी मास्क को थोड़ा सा नाक के नीचे ले आते, तो रेड लाइट पर खड़े हुए सिविल डिफेंस के लोग हमें ऐसे हमारे ऊपर टूट के पड़ते हैं जैसे हम कोई आतंकवादी हो, और हमारा 2,000 रुपए का चालान हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो सेकंड वेव का पीक आया था उस वक्त भी, और आज भी कई जगह किसान उस टाइम बैठे हुए थे बॉर्डर्स पर हजारों की तादाद में। कोई वहां पर रैली में या उस धरने पर कोई भी उन्होंने मास्क नहीं यूज किया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई चालान नहीं हुआ। लेकिन अगर मियाँ बीबी एक कार में जा रहे हैं, बच्चे साथ में है, तो उनका चालान निश्चित है। ये इस तरह की डबल पॉलिसी। फिर अब आती है कोर्ट की बात, नंदिता ने बिल्कुल सही कहा। रीटा, कोर्ट में अगर हम मान लो बिल्कुल कोर्ट को ताले भी लगा दें, तो क्या ये कोरोना रुक रहा है उससे? और अगर कोर्ट खोल दिया तो क्या कोरोना बढ़ रहा है? सर कुछ नहीं रुकना है, ये सिर्फ ना सिर्फ गवर्नमेंट को ना पब्लिक का पागल बना, मतलब एक इस तरह की पॉलिसी हो गई है कि सिर्फ कुछ कंसर्ट लोगों पे आप पे अपने वो रखना है, पकड़ रखनी है, कि वो कहता है ना कि जो आपकी सुन सकते हैं उसको सुनानी है। पब्लिक के मैटर्स, वैसे ही कोर्ट में इतनी ज्यादा मैटर्स की पेंडेंसी है, लोगों को वहां रिलीफ नहीं मिल रहा है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी डेटें होती है, कहीं किसी के रिकवरी के हैं, या तो उसमें कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग में इतना शॉर्टकट हो कि लोगों को रिलीफ मिले, ये लोगों के मैटर्स और लंबे जाएंगे, तो इससे एक सोशल सारा चीजें ही चेंज होने वाली हैं। मुझे तो कुछ कहीं से कहीं तक किसी का कोई फायदा नहीं लग रहा है, किसी का भी। जी बट रश्मि, पॉलिटिशियन जी वालों का जी क्या है रश्मि, कि आता हूँ सिर्फ अपनी तुम्हारा। हाँ पॉलिटिक्स खेलने वाली बात है। जी, रश्मि कुछ कहना चाह रही हैं, रश्मि बताएं। जी। जी, हाँ जी। जो अभी रीटा मैं ने कहा कि हम्म कोर्ट को बंद करने या चालू करने से कोरोना पे कोई इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ने वाला नहीं है, तो आप हम्म क्या समझते हैं, बीइंग एन एडवोकेट एंड बीइंग एन सिविल पर्सन, कि ये सब जो हम्म नाटक चल रहा है ये क्या है? व्हाट इज दिस? हम्म हम्म तो सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब कोविड की पहली लहर चली थी, दूसरी लहर चली थी, तो सबसे पहले असर किस पे पड़ता है? स्कूलों पे असर पड़ता है। स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, कोर्ट को बंद कर दिया जाता है। आज भी अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक जो जज डाइस पे बैठा होता है उसने मास्क नहीं लगाया होता है, और वो ये बोलते हैं कि आप मास्क लगाओ। यानी कि एक अलग वहां पर भी ये देखा जाता है। मेरे हिसाब से जो आज की डेट में पावर में है
उसी के हाथ में सारी अथॉरिटी है कि वो ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो अगर पावर में है तो वो 2-2 लाख की रैलियाँ निकाल सकते हैं। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हम एडवोकेट्स को, अगर हम कोर्ट में किसी मिसलेनियस काम के लिए एंट्री भी करते हैं तो हमारे लिए मास्क लगाना बहुत कंपल्सरी है। लेकिन वहीं पर उसी कोर्ट के अंदर जो एक जज बैठा होता है डायस पे, उसने मास्क नहीं लगाया होता है और हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको मास्क लगाना है। तो मेरे हिसाब से एक जो पावर में जो एक अथॉरिटी बैठी बैठी होती है, सारा जो राइट है वो उसी के पास होता है। तो जो एक आम नागरिक है हमारी तरह, उनको ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी ही पड़ती हैं। और रही बात शर्मा जी, अगर मैं गाड़ी वाले उसकी बात बताऊँ कि अगर एक गाड़ी में बैठा हुआ एक सिंगल आदमी को भी मास्क लगाना चाहिए, नहीं तो उसका चालान कटता है। मेरी सोच यहाँ पर थोड़ी-सी डिफरेंट है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सिंगल आदमी भी गाड़ी में बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से मास्क लगाना ज़रूरी है और वो जो चालान भी हो रहा है, वो कहीं न कहीं हमारी सेफ्टी में है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं कोविड पॉज़िटिव हूँ, अगर मैं गाड़ी में घर से बाहर निकलती हूँ, बिना मास्क के निकलती हूँ, तो मेरी जो इन्फेक्शन है उससे और भी लोगों को खतरा है। चाहे वो गाड़ी में ही मैं अगर बात करती हूँ, पानी पीती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो मेरे हिसाब से जो ये सिंगल पर्सन के ऊपर चालान का है कि अगर आप सिंगल पर्सन भी गाड़ी में जा रहे हैं, आपको मास्क पहनना है, तो वो जस्टिफाई करता है कहीं न कहीं। रश्मि, मेरा सवाल ये नहीं है कि हमारा चालान गलत है। मेरा सवाल जी। ये है और आम आदमी का सवाल ये है, जिस बात को ये हुँ, चैनल उठाना चाह रहा है, कि अगर मेरा हुँ, चालान जायज है तो क्या, हुँ, अगर 500 आदमी इकट्ठा मार्केट में बैठा हुआ है, क्या एक हुँ, कम्युनिटी विशेष के लोग वहां 2000 की तादाद में बैठे हुए हैं या मार्केट में हुँ, घुसे हुए हैं, तो क्या उनका हुँ। चालान ना करना गलत नहीं है? क्या गवर्नमेंट की ये जी, पॉलिसी गलत नहीं है? संजय जी बताएं आप इस बिल्कुल पे, गलत। आप एक्सप्लेन जी, कर जी पाएंगे? जी शर्मा जी, देखिए जैसा कि रश्मि जी ने और रीटा जी ने दोनों ने कहा, और आप भी खुद भी एक लॉयर हैं, जी, जो एक एक जो कोर्ट की समस्या है वो बड़ी विचित्र किस्म की समस्या है। मेरे एग्जैक्टली। भी कुछ साथी मेरे भी कुछ साथी हैं पत्रकार, जो जिनके खुद के भी बहुत सारे मुकदमे कोर्ट में हैं। एक मजीठिया कमीशन बना, उससे रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों की नौकरी गई और उनके जो मामले हैं वो लंबित हैं अदालतों में। जी, वहां की ये हालत है कि पिछले 2-2.5 वर्ष से कोई भी उनकी एक हियरिंग पे काम नहीं हुआ। वहां मुंशी बैठे होते हैं या रीडर बैठे होते हैं, जज साहब तो हुँ, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। होते भी हैं, बस वो डेट दे देते हैं। वो भी बेचारे जो विक्टिम है उसको पता ही नहीं होता मेरी डेट कब मिली, क्या मिली। वो बड़ा वहाँ तो बड़ी एनार्की की स्थिति है, क्योंकि वो भारतीय न्यायपालिका पे है। ज़्यादा मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप स्वयं सारे लोग कानून के जानकार हैं, अदालतों में बैठते हैं, जानते हैं। और दूसरा आजीविका का भी संबंध है। सारी जब स्कूल्स थोड़े बहुत चल सकते हैं, थोड़े अस्पताल खुल सकते हैं, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इस पेंडेमिक से पहले जो अभी ये नया ओमिक्रॉन आया है, फिर भी कोर्टों में वही हालत थी, कोई काम नहीं हो रहा था, कोई 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 हियरिंग नहीं हो रही। और इतने सारे जब मैटर इकट्ठे हो जाएंगे, 3-3 4-4 महीने के लोगों को डेट्स मिल रही हैं, तो इनका निपटारा आखिर होगा कैसे? इनमें तो कई दशकों लग जाएंगे इनको निपटाने में। तो जो पहले एक तो हमारी न्यायपालिका देरी के लिए जानी जाती है कि हमारे यहाँ न्याय 20-20 30-30 साल में मिलता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि जो मजीठिया वाले केसेस हैं ये 6 महीने के 7 महीने के अंदर अंदर आपको निपटा देने हैं। लेकिन उन्हीं में 5-5 4-4 साल हो गए देखते देखते नहीं, ये सिर्फ है। अदालत का मैं उसके आगे मुद्दा मामला लेके नहीं चल रहा हूँ शर्मा संजय जी, जी। जी, हाँ सर, शर्मा जी, इसी से रिगार्डिंग जो मैं दूसरी जी, बात पे आ रहा हूँ, जी, जो आपका दूसरा पहलू है जी, कि इसमें जो आप कह रहे हैं इलेक्शन वाली, उस बात पे मैं आ रहा हूँ। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ये सलाह दी थी कि आप फिलहाल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को रोक दीजिए, क्योंकि अभी इस तरह की स्थिति नहीं है कि यहाँ चुनाव कराए जा सकें। चुनाव में बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, आप जितनी मर्जी गाइडलाइन बना लीजिए, उसके जी, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन होता है, गैदरिंग होती है। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस सुझाव को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुझाव तक को दरकिनार कर दिया। तो ये एक एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है इलेक्शन कमीशन। उस पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और उसकी एक गरिमा है। टीएन शेषन, लिंगदो जैसे लोगों ने उस गरिमा को काफी ऊपर उठाया। लेकिन आजकल पिछले 5-7 साल में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का जो एक गरिमा है, स्टेटस है, उनकी जो स्वायत्तता है, वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती है। और ये माना जाता है कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रभाव में काम कर रहे हैं। जी, चाहे वो बंगाल वाले चुनाव में इसी आपने का आपने जुमला देखा। आता है कि भाई चुनाव हो, हाँ, आप वोट भले ही मोदी को दो, लेकिन चुनाव आयोग मोदी की गोदी में ना हो।
ये एक जुमला चल रहा हाँ, है। ये और देखिए, हाँ, ये इनकी बड़ी बड़ी जो सत्ताधारी दल हैं, उनकी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, 2-2 3-3 लाख की गैदरिंग हो रही है, उसमें कोई मास्क नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कुछ भी, जो कि आम, जैसा कि अभी आपने कहा कि गाड़ी में 2 लोग बैठे होते हैं, उस पे भी सिपाही या पुलिस वाले लोग ऐसे झपट्टा मारते हैं जैसे कि आतंकवादी हो। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी के धारणा बन रही है और बन चुकी है कि साहब देखो, एक तरफ तो इनका सारे काम हो रहे हैं और एक तरफ हमारे से कोई भूल चूक हो जाए, बहुत सारे सड़क पे चलते हुए बेचारे रोजमर्रा की, कई बार थोड़ा मास्क नीचे हो गया, ऊपर हो गया, या किसी सार्वजनिक जगह पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वहां भी उसका चालान काट दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं या कोई कार्यक्रम होते हैं, वहां पर उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो ये निश्चित रूप से एक गलत परंपरा है और गलत एक मैसेज जा रहा है आम लोगों के। ऐसे तो फिर हम पूरा हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो हमारे एक ढांचा बना हुआ है, वही कोलैप्स कर जाएगा शर्मा जी, अगर सर, जो हमने इस चीज पे वही ध्यान नहीं दिया वही तो। मैं आ रहा हूँ संजय जी। जो आपने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या कहीं कोई फंक्शन छोटा मोटा हो रहा है, कुछ हो रहा है। अभी कल की जी बात है, कल बीजेपी के मुख्यालय में, बीजेपी पार्टी कार्यालय में एक पार्टी वर्कर्स की मीटिंग हुई और उसमें जितने लोग थे उसमें से 90% कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो क्या हाँ, आज गवर्नमेंट भी को ये नहीं इसके चाहिए कल कि नहीं, जितने भी ये इस तरह के पार्टी कार्यालय हैं, स्कूल बंद करने से पहले उनको बंद किया जाए। आप स्कूल को, कोर्ट को, कचहरी को बंद कर रहे वहां हैं, वहां आप मार्केट को, दुकान वहां को बंद कर रहे हैं। वहां लोग लोग डरते हैं यार चालान कर। वो कल की बात, आप बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करें, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज भी बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी है बीजेपी। जी और जी। वहां पे भी आप देखेंगे ज्वाइन करने वाले लोग हों, उनमें से एक दो के ही मैंने मास्क देखे, बाकी किसी, और वो सामने जो बैठे हैं उनके भी नहीं है। वो आला तो कमान है, कहीं ये, वो वही तो कह रहा हूँ, तो वहां वो कौन सिविल जाके डिफेंस, वो किस पुलिस वाला सिपाही कहाँ की चला हिम्मत जाता है? है चालान करने के नाम पर नहीं वहां पर। नहीं, हिम्मत किसकी है? देखिए, हिम्मत किसकी है? यथा राजा तथा प्रजा, एक कहावत है। जी जब राजा ऊपर से मैसेज नहीं देगा ना, तो वो प्रजा उसको कतई नहीं स्वीकार करेगी। आप चलो आज कर लेंगे, लेकिन कल उनको वोट देने का राइट फिर है, लोग देखेंगे भाई। वो मैं किसी पे वो व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब ये देखते हैं यार ऊपर वाले सारे काम हो रहे हैं, हमारे नीचे, ऐसे करके जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक एक ढांचा हमने बनाया है सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, वो शर्मा जी कोलैप्स कर जाएगा। और जब गरीब आदमी में या नीचे आदमी के तबके में ये चीजें आती हैं कि यार हमारे लिए तो दूसरी चीजें, देखिए कांग्रेस वालों ने भी ये किया। जब एक तरफ हाँ, घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे थे, लोग महंगाई के नीचे दबे जा रहे थे, गरीब आदमी, आम आदमी जब तक चुप रहता है यहाँ तक झेल लेगा। लेकिन एक आदमी ठेले पे खा रहा है, एक आदमी होटल में खा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक आदमी, अमीर आदमी, उसको अपनी गाड़ी के पहिए से कीचड़ उछाल के चला जाता है, फिर उसके बाद सहन तब शक्ति के दिक्कत बाहर आती चली जाती है। है। बिल्कुल ठीक कहा। पूरी की पूरी कांग्रेस ध्वस्त हो गई शर्मा जी इसी चक्कर में। जी जी। अब इन लोगों ने इससे कितना सबक लिया है, कितना सबक नहीं लिया है, कितना लेंगे, कितना नहीं लेंगे। सत्ता का भी एक गुरूर होता है, वो एक अलग ही वो पायदान पे आदमी होता है जो सब में कुर्सी पर होता है, लेकिन उस समय उसे कम चीजें दिखाई देती हैं। जैसे ही वो फिर जमीन पे आता है तब उसको चीजें दिखाई देने लगती हैं। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल नंदिता ठीक कुछ कह कह रहे रही है, हैं। नंदिता कुछ कह रही है। सर मैं आता हूँ आपके पास। यस संजय नंदिता। जी की बात सुन के बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ठीक बोले हैं वो अब तो कि डिप्लोमेट नहीं बोल रहे हैं नहीं अब तो नहीं, बिल्कुल सही, डिप्लोमेटिक नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल धन्यवाद नहीं, जी, धन्यवाद। बिल्कुल जी सही बोल रहे हैं। जो एक पत्रकार को आज की डेट में करना चाहिए, ये जी वो कर रहे हैं, और उसके लिए इनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। जी जी जी, मैं धन्यवाद। आपको आज की डेट में ये बात बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार में क्या था, बीजेपी की सरकार में क्या था, वो तो नहीं पता। प्याज तब भी महंगे थे, प्याज आज भी महंगे हैं। पेट्रोल तब भी इतना महंगा नहीं था, पेट्रोल आज भी उससे ज्यादा महंगा है। तो महंगाई पे तो हम जाके किसी को टिप्पणी कर नहीं सकते। बस इतना कर सकते हैं कि जो ये हमारे साथ, मैं ये नहीं कहती चलान मत करो, करो, चलान करना जरूरी है जो गलत है। आप मुझे बताएं, जो रूरल एरिया है जहां पे छोटे तबके के लोग रहते हैं, एक भी व्यक्ति ने कभी मास्क नहीं लगाया। रघुवीर नगर, आप छोटे नांगलोई, पीछे निहाल विहार, आप कहीं चले जाइए, किसी एक व्यक्ति ने वहां पर मास्क नहीं लगाया होता। उनका चालान नहीं करता पुलिस वाला, क्योंकि उसको पता है इनकी कैपेसिटी नहीं है देने की। इनको देंगे तो क्या है, दो डंडे खा के चुप होके अंदर चले जाएंगे, ये नहीं दे सकते आपको चालान, तो उनको कोई चालान नहीं है। जो दे सकता है
जो रीटा जी ने बिल्कुल ठीक बोला था और रश्मि बिल्कुल मतलब ठीक बोल कहने का रही ये जो कानून का पालन कर रहा है, जो एक सभ्य नागरिक है, तो हम उसको जैसा दबा दो, मिडिल क्लास कर रहा है सर, हम उसको जैसा दबा मिडिल दो। क्लास कर रहा है, बस उसको दबा हाई दो। तो क्लास को मिडिल आप क्लास जाएंगे नहीं, लोअर क्लास पे आप जा नहीं सकते, मिडिल क्लास को आप पीस दो। पीस दो, वो तो है सर। और आज की डेट में हम जैसे लोअर क्लास, हम लोग मिडिल क्लास मानते हैं अपने आप को, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों के जेब सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। टैक्स भी हमें पूरा देना है, नीचे वाले को देना नहीं, ऊपर वाले का इतना है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो खा भी जाता है। जी। आज आपको चलान है तो वो हमने ही देना है ना। आप ले सकते हो सर, रघुबीर नगर रिक्शा वाले से चलान लोगे आप? कोई नहीं लेगा सर, पुलिस वाला 2 डंडे मारेगा, वो चला जाएगा। जी। जहां तक की रैली की बात है, तो जितनी रैली के अंदर आपको कैटेगरी मिलेगी, वो लोअर तबका बहुत ज्यादा मिलेगा सर, जिसको 2 डंडे खाने में परहेज नहीं होगा बेचारे को, क्योंकि उसको उसके लिए 100-200 रुपए मिल रहे होंगे उस रैली में आने के। तो सर उस लिए ये जो जितनी भी ये जो डेमोक्रेसी है ना सर, डेमोक्रेसी हमारे लिए सबके लिए है, लेकिन अगर देने का नाम आएगा तो वो हम मिडिल क्लास के लिए है। मेरा सवाल ये है, रीटा से मैं कर रहा हूँ। रीटा देखो, बहुत सारी चीजें संजय जी ने, नंदिता ने हाईलाइट की। मेरा कहना ये है, क्या गवर्नमेंट इसमें कहीं गलती नहीं कर रही है? क्या गवर्नमेंट जिस तरह से कचहरियों को बंद कर दिया गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया, मॉल को बंद कर दिया गया, बार्स को बंद कर दिया गया, और बहुत सारे ऑफिस में कुछ रिस्ट्रिक्शन किए गए, लेकिन हॉस्पिटल्स में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हॉस्पिटल में कोई गाइडलाइन नहीं है, पुलिस स्टेशंस जो रात दिन ओपन है, उनके यहाँ ना कोई छुट्टी है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना उनके बैठने की कोई व्यवस्था है, ना उनकी ड्यूटी की कोई व्यवस्था है। उस बारे में गवर्नमेंट कोई एक शब्द बोल के राजी नहीं है। वो भी तो आखिर कोरोना के कैरियर हो सकते हैं। वो जो पुलिस वाला है वो भी तो किसी कॉलोनी में रहता है, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। जो सफाई कर्मचारी अपनी कॉलोनियों में रह रहे, उनके लिए कोई नहीं सोच रहा है। बस एक एलाइट क्लास को देख लिया कि जजेस को कुछ ना हो, ब्यूरोक्रेट्स को कुछ ना हो, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कुछ ना हो, ठीक है। और जो हमारे वकीलों में भी जो एक हाई क्लास वकालत करने वाले लोग या हाई फाई एडवोकेट्स हैं, उनको कुछ ना हो। आम आदमी तो, आम वकील तो चाहता है कि कोर्ट खुले। आप मत बुलाइए भीड़ को, आप वकील और जज तो आपस में बात करें, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे भी और रश्मि से भी कि क्या गवर्नमेंट को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए तो क्या सोचना चाहिए? सर सोचना चाहिए, जैसे कि आप ये जैसे कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट हियरिंग होती है तो कंसर्ट पर्सन को ही अलाउ किया जाता है। इस तरह से अगर कोर्टों में गाइडलाइन दी जाए कि आपकी हियरिंग है देन आप आएंगे, तो बहुत कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। और सर जहां तक चालान की बात है, रूरल एरिया की तो जो रही हिल स्टेशंस पे भी ये हाल है। जो पहाड़ की जैसे चढ़ाई वाला एरिया है, अभी लास्ट टाइम हम केदारनाथ गए थे तो हमने वहां देखा, अगर हम दूरी दूरी पे भी डिस्टेंस बना के चल रहे हैं तो वहां पे भी पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। अब आप ये देखिए, एक दूरी के बाद जब बंदा कदम रखता है उसको सांस लेने में तकलीफ आती है, तो वो बंदा मास्क उतारेगा। तो कहने का मतलब है जहाँ भीड़ नहीं है, खाली एरियाज है, वहां भी अगर देख लिया वहां भी कर रहे हैं। तो वो तो सिर्फ वही चीज है ना, जो कब्जे में आ रहा है आप उसको कर रहे हो। अन्य तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से मार्केट में चले जाएं, कोई सब्जी वाला नहीं लगा के मिलेगा, सब लोग खुले मिलेंगे। वही रश्मि, चीज सेम कोर्ट पे है। तुम्हारे हिसाब से गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेना चाहिए? देखिए, मैं अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं करती हूँ। मैं 2 दिन पहले मॉल गई थी, तो मैंने मॉल में क्या देखा कि वहां पे मैक्सिमम लोगों ने मास्क लगा ही नहीं रखा है। और वहां पर जो सिविलियंस है, मास्क चालान काटने वाले, वो भी वहां पर घूम रहे हैं। तो कुछ मैम का बिल्कुल कहना सही है कि कुछ लोगों को ही टारगेट किया जाता है। जो आपकी पकड़ में आ गया उसका आप चालान काट दो, नहीं तो ऐसे दुनिया बहुत घूम रही है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अगर आपने एक रूल बनाया है, कोई रूल आपने डेवलप किया है, तो वो एक हर इंडिविजुअल के ऊपर लागू होना चाहिए। चाहे वो हॉस्पिटल का कोई स्टाफ हो, चाहे वो पुलिस का कोई स्टाफ हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे वो जजेस ही क्यों ना हो। तो मेरे लिए यहाँ पर जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है कहीं न कहीं वो लैग करती है कि हर रूल जो है वो हर किसी के लिए नहीं बनाए गए हैं। संजय जी, एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि कोरोना वायरस को ऐसा एक स्पेसिफाइड वायरस बना दिया गया है कि वो दिल्ली शहर में तो रहेगा। दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले है, वहां तक तो वो रहेगा। लेकिन जैसे ही गाजियाबाद बॉर्डर आएगा और उसके बाद 10 किलोमीटर के बाद दूसरी कोर्ट है, वहां वो नहीं आएगा। वहां कोर्ट आज भी चल रही है। ऐसी फरीदाबाद कोर्ट आज भी चल रही है, सोनीपत कोर्ट चल रही है।
लेकिन इस वायरस को शायद गवर्नमेंट कंट्रोल कर पा रही है और वो कह रही है कि आप दिल्ली में रहिए, आप दिल्ली से बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं जा सकते। और यूपी को कह रही है कि आप मस्त रहिए, आप अपनी कोर्ट खोलिए, अपने बाजार खोलिए, अपने मॉल खोलिए। क्या ये हास्यास्पद स्थिति बनती जा रही है? आम आदमी अपना सिर पीट रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं 4 किलोमीटर पहले हूं तो मेरे ऊपर सारे कानून है, 4 किलोमीटर बाहर आ गया हूं तो मेरे पास कोई कानून नहीं। तो ये सब चीजें हैं। किसी भी सरकार, चाहे वो यहाँ आपकी सरकार है, चाहे वो वहां बीजेपी की सरकार है, बात सरकारों की नहीं, बात दोहरे मापदंडों की है, जिसके लिए हम और आप आज चर्चा कर रहे हैं। क्या इन दोहरे मापदंडों से सरकार की किरकिरी नहीं हो रही है? क्या इससे सरकार कोरोना को रोक पा रही है? संजय जी आप बताएं, हमारे पास टाइम आई थिंक 2 मिनट हो रहे हैं जी। हाँ शर्मा जी, आपने एक कहानी सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। जी जी टकासेर भाजी टकासेर खाई जी। हमारी भी आज की जो स्थिति है तकरीबन वैसी ही है। अगर फांसी किसी को नहीं लग रही, उसकी गर्दन मोटी है, तो उस आदमी को फांसी दे दी जाए जिसकी गर्दन पतली हो जी। अगर ऊंट दरवाजे में नहीं आ रहा है तो ऊंट के पैर काट दिए जाए। तकरीबन वही स्थिति आज की हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की बन चुकी है जी। सरकार ये तो दिखाना चाहती है कि देखो वो इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए कितनी गंभीर है, कितनी चिंतित है, कितने सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन और बड़े दावे किए जाते हैं सामने, बड़े भारी कदम उठाए हैं इसको उठाने के लिए, लेकिन वो कदम इतने भारी होते हैं कि वो उठ ही नहीं पाते। और जहां जिसको, जैसे कि अभी नंदिता जी भी कह रही थी कि भाई जो जिसकी पकड़ में आ जाए बस, देखो साहब उनको एक टारगेट दे दिया जाता है थाने वालों को, साहब आपको इतने चालान करने करते हैं, तो उनको जो समझ में आ गया, जो पकड़ में आ गया उन्होंने कर दी, खाना पूर्ति हो रही है बस। इस पूरे के पूरे प्रकरण का, चाहे लॉकडाउन पीरियड हो, चाहे ओमिक्रॉन का हो, इससे पहले कोरोना वाला हो, सबसे ज्यादा जो सफर किया है ना वो आम आदमी ने किया है जी। बहुत। तो कहीं ना कहीं ये एक बिल्कुल धारणा गई है कि देखो ये सब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादातर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, उनकी भी एक सीमा होती है। जब आप अति कर देते हैं ना तो फिर वो देखो अंदर का जो आम आदमी का सॉरी वो जोर मारता है, और वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में फिर आपको रिफ्लेक्ट उसका दिखाई देता है। सरकार कितना समझती है इस बात को, कितना नहीं समझती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो हर विभाग के जो अधिकारी हैं, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनको स्यूमोटो लेना चाहिए, कोई ना कोई उनको अपनी तरफ से इनिशिएशन लेना चाहिए। सारा चीज सब बॉल्स अपनी गवर्नमेंट के पाले में डाल दें और गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट देखते हुए, अपना बेनिफिट और अपना हित देखते हुए काम करे और आम आदमी मरता रहे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, मुझे, आपको और सबको आवाज तो उठानी पड़ेगी सर। बिल्कुल शर्मा जी सरकारें हो पे ही ये जिम्मेदारी, देखिए न्यायपालिका के पास अपना कोई तंत्र तो है नहीं इसको लागू करने का, वो तो सब प्रशासन को ही करना पड़ेगा। जब प्रशासन की ही ये लापरवाही है, टोटली प्रशासन की लापरवाही, उसी की जिम्मेदारी है, उसको इम्प्लीमेंट करे कौन करेगा। और दुर्भाग्य है कि वो प्रशासन सरकार के इशारे पर चल रहा है, वो नीतियों पर नहीं चल रहा है, वो प्रैक्टिकल और जमीनी जो रियल ग्राउंड की जो चीजें उनको देखकर नहीं चल रहा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो स्वायत्त बॉडी है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, वो भी कठपुतली बनने की वो भी नहीं कर पा रहे, वो भी एक तरह से सरकार के चंगुल में आ गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि सरकार के इशारों पे वो काम कर रही हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये सब की जिम्मेदारी, जितने भी देखिए आज जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके सब पे कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में धारणा बन चुकी है कि कहीं ना कहीं सब पे सरकार का प्रभाव लागू है, सारे कानून अमीर लोगों के लिए हैं, सारी सुविधाएं अमीर लोगों के लिए हैं, वो जब चाहे जब कर ले। समय नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको और सुनता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आज की बात का लबोलबाब भी यही निकलता है कि ये जो पॉलिसीज हैं इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रूल्स का फॉलोअरशिप कराने के लिए रूल्स के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर एक के ऊपर इक्वल नहीं है। ये सरकार के लिए तो नुकसानदेह है ही, आम आदमी के लिए भी नुकसानदेह है। हम लोगों के मन में भी ये पीड़ा है कि हमारे साथ ही क्यों अन्याय है, जबकि सामने वाले के साथ ऐसा नहीं होता, हमारे साथ क्यों होता है। तो इन्हीं सब और सवालों के साथ हम दोबारा भी मिलेंगे। आज आप लोगों ने अपने विचार रखे, नंदिता जी और रीटा जी, रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी आपका विशेष आभार, आपने अपना कीमती समय निकाला और इस चैनल में आके अपना टाइम दिया। हम इसी तरह और बातों पर भी और मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे और हमें आप जैसे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ
आज की इस परिचर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।